धारिता। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? विद्युत धारिता। क्या क्या? हाँ, जो जो स्थितियां, चित्र सही था, जो स्थितियां सही थी उनके नंबर दिए, जो गलत थे उनके नंबर नहीं दिए हैं। हाँ, इधर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत धारिता, जो कि अपना चौथा पार्ट भी है। पर सुनो मेरी बात गौर से, इसके अंदर पहले सिर्फ सुनो, लिखने का काम बाद में होगा, ठीक है? सिर्फ सुनो, पहले जो चीज जरूरी लगी अपने आप लिखवा लूंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, अपन धारिता की बात करते हैं तो धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, यानी कि कोई सतह कितने आवेश को धारण कर सकती है, वही अपनी क्या होती है? विद्युत धारिता। समझ में आ गया? यानी कि मान लो कि ये एक चालक सतह है, अब ये कितने आवेशों को अपने अंदर ग्रहण कर सकती है, वही उसकी क्या हो जाएगी? धारिता। पहली बात क्लियर है? अब धारिता की यदि अपन ने बात की है तो सबसे पहले आते हैं प्रकार कि पदार्थ कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो तुमने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। पढ़े हैं? चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कुचालक किसे कहते हैं? जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह न होता। यानी कि अब देखो, चालक कुचालक की परिभाषा ये अधूरे रहते हैं जब तक कि क्या के शब्द नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि विद्युत चालक, विद्युत कुचालक या फिर ऊष्मीय चालक या ऊष्मीय कुचालक, क्योंकि चालकता का गुण क्या होता है? एक स्पेशल कंडीशन पे ही आप निकाल सकते हो, है ना? अब तीसरी बात होती है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब कहता है जो सामान्य परिस्थितियों में तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, बट कुछ स्पेशल ताप और दाब की कंडीशन होती है तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालक की। जैसे कि आपने इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक क्या है? अर्धचालक है, जो कि अपने फोन की चिप में भी सिलिकॉन पाया जाता है। आपकी फोन की जो घड़ी आती है ना सर्किट, वो किससे बनी हुई रहती है? सिलिकॉन से बनी रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां जहां मोबाइल के उद्योग लगे हुए हैं उन्हीं को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मोबाइल में काम है, जो भी आईटी के काम है, सबको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नहीं कहा जाता कि भाई भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिकॉन चिप का निर्माण होता है ना, और अधिकतर सिलिकॉन चिप जो आपकी निर्माण होती है वो ऐसी जो कंडीशन चाहिए ना ताप और दाब की, वो सिर्फ चीन में मौजूद है। लगभग चीन और जापान में ये कंडीशन मौजूद है, अपने यहाँ सिलिकॉन चिपें नहीं बन सकती। तो ठीक है ना? तो समझ में आ गया चालक क्या होता है? चालक वो होता है जो सामान्य ताप और दाब की स्थिति में क्या करता है? विद्युत आवेशों का क्या करता है? चालन करता है। वो क्या हो जाएगा? चालक। वहीं पे अपना कुचालक क्या होगा? जो सामान्य ताप और दाब की स्थितियों में क्या करे? विद्युत सामान्य ताप और दाब के किसी भी स्थिति के अंदर विद्युत आवेशों का चालन न करे। और तीसरा कंडीशन क्या है? अर्धचालक क्या होता है? जो सामान्य ताप और दाब की स्थितियों में कुचालक की तरह व्यवहार करता है, परंतु किसी विशेष स्थिति में वो किसकी तरह व्यवहार करता है? चालक की तरह। वो इस विशेष स्थिति क्या होती है? तापमान को या तो बढ़ा या बहुत ही कम कर दो। समझ में आ गया? तो सबसे पहले अपन को शुरुआत इसी से करनी है। तो सबसे पहले लिखना चालक, सबसे पहले लिखना चालक, चौथा पार्ट है। और विद्युत स्थिर विद्युत वाले जो पोर्शन उसका अंतिम पार्ट। ठीक है, आप एक पड़ाव पूरा कर दोगे इस पार्ट के साथ। और हाँ, अब मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस संडे कौन सा पार्ट? इस संडे नहीं, इस संडे तो ठीक है, तो सरप्राइज करना चाहता है तो अगले संडे तैयारी करने ना, 2 हफ्ते तुम्हारा, अब मत बोलना, ठीक है? और हाँ, सब रेगुलर टेस्ट दो ताकि तुम्हारी प्रोग्रेस पड़ता पड़े, वरना क्या है कि तुमको खुद को पता नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। भाई ये तुमने टेस्ट दिया दूसरे पार्ट का, कम से कम तुमको पता तो पड़ा कि भाई हाँ हम लोग कहाँ पे अभी हैं, हमारे को कितनी तैयारी करनी। समझ में आया? नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बिना डरे टेस्ट देना, क्योंकि जब तुम आप टेस्ट दोगे तब पता क्या होगा, अपने आप सब चीजें तुम्हारी क्लियर होगी, तुमको पता पड़ेगा भाई हाँ मेहनत करनी है, वो अपने आप नंबर आएंगे उस जगह। ठीक है ना भाई? जितने भी नंबर आए, 0 आए 0, इसे कम से कम पता तो पड़ रहा है कि भाई हाँ कि कुछ नहीं आ रहा है, इसको पढ़ना तो है ना? इस तरीके। चलो सबसे पहले लिखना चालक। चालक कितना? वे सभी पदार्थ जो अपने अंदर, वे सभी पदार्थ जो
अपने अंदर आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह सरलता से करते हैं, सरलता से करते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। भाई उनकी को सुधारना पड़ेगा। क्या करें? दूसरा दूसरा लिखना कुचालक। पहला चालक हो गया, दूसरा क्या होगा? कुचालक। तो कुचालक की परिभाषा सिंपल सी है, पता है ना क्या है? क्या है? क्या होती है कुचालक की परिभाषा? आसानी से ना हो। तो लिख दो, वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो अपने अंदर, जो अपने अंदर आवेशों का प्रवाह नहीं होने देते, आवेशों का प्रवाह नहीं होने देते, क्या कहलाते हैं? कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो, तुमने एक चीज तो देखो, ये दो चीजें अपने देख ली। तीसरी चीज है अर्धचालक। तो अर्धचालक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अपने पाठ में जो आगे आएगा, जब अपन अर्धचालक युक्तियां पढ़ेंगे, जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह सब आएंगे, तो उसमें अर्धचालक की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और अपन यह भी देखेंगे कि किस प्रकार अर्धचालक पदार्थों का अपन चालक में बदलते हैं, या फिर उसमें क्या प्रोसेस होती है, वो सभी तुम्हारा एक अलग से पार्ट है, बड़ा सारा। ठीक है, उसको अपन अलग से चर्चा करेंगे। बट यहाँ ये चीजें समझ में आ गई दोनों। कभी कभी क्या करता है, कुछ अलग जगह विद्युत रोधी शब्द यूज कर लेता है, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? जो विद्युत का रोधन करे, यानी कि जो विद्युत को रोके। रोकने का मतलब क्या होता है? चालक नहीं करे। और चालित नहीं करने वाला ही पदार्थ क्या होता है अपना? वो चालक होता है। सिंपल सी बात है। यानी कि कभी कभी शब्दों की जाल में नहीं उलझना है। जैसे कि कल के टेस्ट में देख लो, कल के टेस्ट में देख लो तो आपका इक्वेशन था ना वो धन वाला, सिग्मा बटा 6 एप्सिलॉन नॉट वाला। उस क्वेश्चन को आपने गौर से देखा हो तो आप उसमें क्या था? शब्दों का फेर था, है एक क्या बनाया था, 10 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया था, उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर वगैरह वगैरह इस तरह की लाइनें लिखी थी। कहना साफ ये चाह रहा था कि घन के एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स का मान याद करो, और लंबी चौड़ी रामायण लिख दी। यानी कि शब्दों के जाल में नहीं उलझना है, अपना खुद का अपन को कॉमन सेंस लगाना कि कह क्या रहा है। समझ में आ गया? चलो, ये चीज समझने के बाद में अब देखो, एक चीज ऐसी लिखाने लायक नहीं होती है, आप कहो तो लिखा दूंगा और आप कहो तो रहने दो। ठीक है ना? देखो, दो चीज होती है, एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जब जो है ना अपने नाभिक से प्रबल विद्युत आकर्षण से बंधे हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर क्या होता है? नाभिक का दुर्बल आकर्षण बल लगता है, तो थोड़ी सी ऊर्जा देकर अपन उसको निकाल सकते हैं, वो अपने क्या हो जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बताओ, ये लिखने लायक है परिभाषा? नहीं है ना? इतना तो तुम नाम से समझो। बद्ध यानी कि जो बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए होंगे? नाभिक से। अब आपको किसी चीज को बांधना है तो उसके लिए बल कितना लगाना पड़ेगा? प्रबल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा बल कार्य करेगा? विद्युत आकर्षण बल। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक से प्रबल विद्युत आकर्षण से बंधे हुए होते हैं, वो अपने क्या होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो दुर्बल विद्युत आकर्षण से बंधे हुए रहते हैं, वो अपने क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने केमिस्ट्री में भी डिटेल से चर्चा की होगी। यही चीज थी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? थोड़ी सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े थे, उसके लिए हर एक अक्षर के लिए आपने अलग अलग ऊर्जाएं निकाली होंगी, अलग अलग तरंग निकाली होगी, लाइनमैन, बाउमर, पासन, ब्रैकेट, फन, हम्फ्री, ऐसे पढ़े होंगे ये सब चीजें। तो यानी कि वही चीजें हैं, कोई खास नई चीज नहीं है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई, पक्का? अब यहाँ से कभी कोई आपसे पूछ ले तो बता दोगे उसको? यानी कि सब रटने की नहीं, समझने की चीजें कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। ये अभी तक रिकैप है, जो आपने गैर केमिस्ट्री में पढ़ा है
वो अब आपका ये रिकैप हो रहा है, ठीक है ना। पर अगली चीज देखो, अगली चीज है परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण, ठीक है ना। अब ये देखो ये चीजें क्या होती है, परावैद्युत का मतलब क्या होता है, याद है अपने परावैद्युतांक को परावैद्युत पहले पार्ट में पढ़ा है ना। ऐसे पदार्थ जिसके अंदर क्या होता है भाई, निर्वात के अलावा सब कुछ हो, निर्वात और वायु के अलावा सब कुछ, कोई भी माध्यम हो सकता है, वो अपना क्या हो जाएगा परावैद्युत पदार्थ। और साथ ही साथ उसका गुण क्या होना चाहिए, वो विद्युत का भी संचलन करे, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर वो आवेश का भी क्या करें संचरण करे, वो अपना क्या हो जाएगा परावैद्युत पदार्थ। याद इसलिए परावैद्युतांक निकालते थे एप्सिलॉन, है ना। वो क्या होता था, किसी माध्यम की विद्युतशीलता को क्या कहते हैं, उसका परावैद्युतांक कहते थे, याद है। याद है पहले पार्ट के ये सब चीजें थी, यानी कि ये नई चीजें नहीं है। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होगा, कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जो क्या करेगा, अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों का या फिर किसी भी आवेश का प्रवाह होने देगा, वो क्या होगा परावैद्युत पदार्थ। मगर उसका एक गुण भी होगा कि वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को या फिर किसी भी आवेश के प्रवाह को रोकने की कोशिश करेगा, है ना, रोकने, क्योंकि भाई निर्वात तो है नहीं, बिल्कुल रास्ता पड़ा है। अब एक ऐसी कंडीशन मान लो कि एक ऐसी खाली सड़क है, आधी रात का टाइम है, कब्रिस्तान या शमशान घाट के पास की रोड है, जाहिर सी बात है खाली है, कोई नहीं जाएगा। अब मान लो जितनी मर्जी कोई भी साधन भगाना है, जितनी स्पीड में भगाना है भगा लो, बराबर। वहीं पे नॉर्मल दिन हो जाता है तो वो रोड थोड़ी चहल होती है, तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अब वही चीज आप हाईवे पे कर लो, तो हाईवे के अंदर तो देखो जाहिर सी बात है, हाईवे का एक उसूल होता है, क्या रुके तो गए, होता है हाईवे में एक उसूल होता है, रुके तो गए, यानी कि हाईवे के अंदर आप बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते, आप एक ने रोकी पीछे सब कर दो। तो यानी कि आपने देखा कि हर एक माध्यम के अंदर अलग अलग गुण इसी प्रकार होता है ना। हर एक माध्यम के अंदर वो प्रभाव को अलग अलग तरीके से देखता है। कोई माध्यम ऐसा होगा तो फुल रोकने की कोशिश करेगा, कोई माध्यम होगा जो रुक रुक के उसको चलने को कहेगा, तो कोई माध्यम ऐसा होगा जिसको फ्रीली चलने देगा। तो जितना वो ज्यादा पदार्थ, मतलब पदार्थ का गुण किस प्रकार डिसाइड होता है, वो इसके लिए अपन एक चीज पढ़ी थी, इसे कहते हैं अपन एप्सिलॉन पढ़ी थी। एप्सिलॉन भी 3 प्रकार के थे, नॉर्मल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर पढ़ा था और एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, ये 3 चीजें पढ़ी थी। तो ठीक है, वही चीजें हैं, समझ में आया पक्का। तो यानी कि इसके अंदर ज्यादा सोचना नहीं क्या ये क्या है क्या नहीं है, पर हाँ ये कैसे बनता है वो मैं तुमको जरूर बताऊंगा। और तुमने एक यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लो फिर एक साथ देखते हैं, ठीक है ना। ध्रुवण का मतलब होता है ध्रुव बनने की क्रिया। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, अपन किसी चुंबक की बात करते हैं, चुंबक पता क्या होता है, कभी पता क्या कि चुंबक का असल में चीज क्या होती है। चुंबक वास्तव में एक कच्चा लोह पदार्थ होता है, क्या होता है, कच्चा लोह पदार्थ होता है। और जब कुछ उसमें ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इस तरीके से क्रियाएं हो जाती है कि उसके अंदर चुंबक तत्व उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण उसके 2 ध्रुव बन जाते हैं, एक होता है N और एक होता है S, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। यानी कि हुआ क्या, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे को, सबने ट्रेन देखी है, ट्रेन देखी होगी, तो ट्रेन के अंदर तुम देखो आगे का इससे लोहे के बड़े बड़े भारी से भारी से ऊपर के दूसरी तरफ रख देते हैं, और उसके अंदर ना कोई जॉइंट लगता है ना कुछ, सीधा यूं का यूं उठा के साइड कर देती है। इसका कारण पता है क्या, उस क्रेन का आगे का जो हिस्सा होता है वो चुंबक होता है। पर वो चुंबक कैसे बनती है, नॉर्मली आप कोई लोहा रख दो तो नहीं उठाएगी, मगर जब ट्रेन चालू होगी, जब उसका इंजन ऑन होगा तो वो चुंबक का काम करेगी। इसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन ये होता है कि वो होता है कच्चा लोहा। क्या होता है, कच्चा लोहा। और जैसे ही ट्रेन चालू की तो उसमें प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसके कारण वो जो कच्चा लोहा था वो क्या हो गया, चुंबक में बदल गया। यानी कि उस लोहे का क्या हो गया, उसको कुछ टाइम के लिए ध्रुवण हो गया, इससे ध्रुवण से क्या दो ध्रुव तैयार हो, वो क्या बन गया अपनी चुंबक। ठीक इसी प्रकार से आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी कि एक नॉर्मल या केमिस्ट्री छोड़ो, पहले पार्ट को याद करो, पहले पार्ट को याद करो तो मैंने एक चीज बताई थी, याद करोगे तो ये एक अनावश्यक पदार्थ है, इसके पास कोई भी आवश्यक पदार्थ ले आए, है ना। अनावश्यक पदार्थ में क्या हो गया, आयन अलग अलग हो गए, पढ़े थे। तो ये एक तरीके से किसका काम करेगा, ये एक ध्रुव का काम करेगा, द्विध्रुव का काम करेगा, और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, ध्रुवण। समझ में आ गया। तो ध्रुवण के बारे में कोई आपसे कुछ पूछे तो बता दोगे पक्का। तो चलो आज इसके बाद में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखना ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत।
बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको इसमें उलझना नहीं है। मतलब अपन क्या करते हैं कि इन बेसिक सी चीजों अपन उलझ के रह जाते हैं लाइनों के अंदर, लाइनों में मत उलझो, उसको प्रैक्टिकली समझो क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में एक रूल होता है, समान समान को बोलता है, पढ़ा होगा, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय में इलेक्ट्रॉन में बोलेगा और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय में बोलेगा। उसके अंदर जल को अपन एक अलग ही तरह का बता के रखा है, जल को कहीं कहीं ध्रुवीय बोलते तो कहीं कहीं अध्रुवीय, बट बेसिकली जल एक ध्रुवीय पदार्थ होता है, ये सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग ध्रुव है, वो अलग ध्रुव है। तो यानी कि ध्रुवीय परावर्तन क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है, सुन लो, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके जो है ना धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग अलग होते हैं, और उसका जो प्रत्येक जो अणु होता है वो क्या करता है, एक अलग ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। समझ में आ गया? क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर धनायन और ऋणायन के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक अणु एक किसका काम करता है, ध्रुव का काम करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? ध्रुवीय परावर्तन। समझ में आ गया? तो इसके अंदर सबसे पहले ऐसा पदार्थ जिसके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, धनावेश व ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, केंद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तथा उसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति के कारण, क्या होता है, प्रत्येक अणु एक अलग द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, प्रत्येक अणु एक अलग द्विध्रुव की तरह निर्माण करता है। अब देखो मैं ज्यादा क्या समझाऊं आपको समझदार हो, है ना? प्रत्येक अणु एक अलग द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। जल की संरचना केमिस्ट्री में वेस्पर सिद्धांत पढ़ा होगा, है? VESPER पढ़ा है? अभी BTMOT सब पढ़े हैं ना? हाँ, तो जल की संरचना, जल के अणु की संरचना किस प्रकार की होती है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, उसको उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बंद कोण वगैरह कुछ याद है? चलो भाई देखो, ये है O, ये है H, ये है H, ये होती है हमारे जल के अणु। पढ़ा है? ऐसी संरचना होती है, और इसके दो लोन पेयर होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं जिसे अपन कहते हैं सीसा स्ट्रक्चर। सीसा का मतलब क्या होता है, वो उचक नीचक नहीं है, हाँ, उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, अब यहाँ पे किस तरीके से अपन द्विध्रुव की बात करते हैं, इसको ऐसे देखो, ये है डेल्टा प्लस अल्प धनावेश, इसके कारण हो गया डेल्टा माइनस, यहाँ पे है डेल्टा प्लस और यहाँ पे है डेल्टा माइनस। अब चाहे कोई भी धनतंत्री भी आ जाए, मगर इसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा ही रहेगा। कैसे? मान लेते हैं कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, एक की दिशा देखो ये है, एक की दिशा ये है, नेट आएगी दोनों के बीच में, होगी कि नहीं? यानी कि जीरो तो नहीं हो रहा, आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहे, यानी कि ये कौन सा किसका काम करेगा, ध्रुवीय परावर्तित है ना। उदाहरण देखो, समझ में आ गया ना? वैसे तुम कोई बात बताओ, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट है ना, पहले था ही नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स से ही निकला एक भाग है, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि आप जो परमाणु संरचना पहले फिजिक्स में ही खोजी गई थी, परमाणु संरचना खोज की थी नील्स बोर, क्या उसके नाम पे आगे कभी रसायन क्या आया? नहीं, भौतिक विज्ञान
क्योंकि फिजिक्स का हिस्सा केमिस्ट्री का होगा। देख लो ना, किसी भी वैज्ञानिक के नाम पे आप रसायन अध्ययन नहीं पढ़ोगे, हमेशा क्या पढ़ोगे आप? भौतिक विज्ञान। क्यों? क्योंकि जितनी भी खोजें हुई है सब फिजिक्स के दौर में हुई है, पहले केमिस्ट्री अलग बात थी। पता है फिर क्या हुआ? एक टाइम आया जब फिजिक्स बहुत लंबी चौड़ी हो गई, तब कहा कि भाई बच्चों की चलो रिसर्च करने वालों के लिए कोई नहीं, वो तो पढ़ लेंगे भाई, उनके दिमाग ऐसे खोपड़ी इतनी खाली है भाई, दूसरों की खाली कर देते तो खाली होगी तो कहेंगे वो तो पढ़ लेंगे बट बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच बनी, वो भी 1950 के बाद, उससे पहले तो केमिस्ट्री नाम था ही। चलो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा ये चीज समझ में आ गई, तो अब एक बात बताओ, यदि अपन एक विद्रोह है तो जाहिर सी बात है, अपन ये भी पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का विद्युत के अंदर थोड़ा सा रोटेशन हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो यानी कि ऐसा होना चाहिए भाई। यदि ये विद्रोह है तो इसके अंदर भी, यदि इसके विलायक के अंदर अपन, यदि इसके टोटल विलयन के अंदर अपन विद्युत क्षेत्र बुझा रहे हैं, तो इनके अणु की स्थिति में तो परिवर्तन होना चाहिए। तो देखो इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने एक चीज की, उन्होंने ये चीज कही, पहले जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तब पता है क्या होगा? ये सब अणु है ना अव्यवस्थित होंगे, कोई विद्युत ऐसे पड़ा है तो कोई ऐसे पड़ा है तो कोई ऐसे, अलग अलग दिशा में बिखरे हुए रहेंगे। मगर जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र दिया, ये सभी के सभी संरक्षित हो जाएंगे, यानी कि व्यवस्था के अंदर ये जच जाएंगे। यानी कि जैसे कि मान ले कि प्लस माइनस एक विद्युत ऐसा है तो सारों की व्यवस्था ऐसे ही हो जाएगी, इसी क्रम में ही हो जाएगी, यानी कि बिखरे हुए नहीं रहेंगे, ये संरेखित हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो लिखना है इसके आंसर, ध्रुवीय परावैद्युतांक को, परावैद्युत माध्यम को, सॉरी ध्रुवीय परावैद्युत माध्यम को, ध्रुवीय परावैद्युत माध्यम को, परावैद्युत माध्यम को, परावैद्युत माध्यम को जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता, तब तक ये असंरेखित होते हैं, असंरेखित होते हैं, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। तो इसको देखो, इसको देखना, इसको देखना। अब आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति दिख रही है सारे, किसी की दिशा कोई फिक्स नहीं है, दिख रहा है? कोई कैसे पड़ा हुआ है, कोई कैसे पड़ा हुआ है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, ये देखो संरेखित हो गया। ये क्लास बिना टीचर की उपस्थिति के है और ये क्लास टीचर की उपस्थिति में करता है ना। टीचर नहीं होता तो आप लोग धमा चौकड़ी करते, कोई किसकी टेबल पे बैठा है, कोई टेबल पे बैठा है तो कोई स्टूल पे बैठा है तो कोई पता नहीं तो टीचर की कुर्सी पे जाके बैठा है। होता है कि नहीं होता है? स्कूल में हर एक कहानी यही है। और जैसे ही टीचर एंटर होता है, खबर मिली कि भाई ये टीचर आ चुका है, टीचर आते ही सब अपनी अपनी जगहों पे सेट हो जाते हैं, सबकी टेबलों के ऊपर किताब खो जाती है। पहले तो कंफर्म करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का टीचर आया है, और वो सब्जेक्ट का टीचर आता है तो उसकी किताब खोल लेते हैं, यदि उसमें कॉन्फिडेंस, वही पेज खोलने से कॉन्फिडेंस होता है ये तो हमारे को आ रहा है, ये भले पूछ ले तो हम उसका उत्तर देंगे। होता है कि नहीं होता है ना? और जाहिर सी बात है, पता है कि जो पेज खोलेगा उसी से पूछेगा, वो नहीं आया तो। और उसके बाद दूसरी चीज तो ये भी कंफर्म करते हैं, कई लोग इतने होशियार होते हैं, ये भी कंफर्म करते हैं कि उसके आगे पीछे वाले पेज का भी आना चाहिए।
क्या पता टीचर पीछे पलट दे, आना तो चाहिए ना। तो ठीक है, वही कंडीशन इसकी होगी। समझ में आ गया भाई? जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं तो बिखरे हुए हैं, जैसे क्षेत्र दिया क्या हो गया, समझ में आ गया? चित्र बना लो। अच्छा, NH3 कैसा यौगिक है? ध्रुवीय क्या ध्रुवीय है? NH3 कैसा यौगिक है? ध्रुवीय क्या ध्रुवीय है? NH3 NH3 किस प्रकार का यौगिक है? पक्का? अच्छा, NH3 का बंधकोण पता है? स्ट्रक्चर कैसी होती है, बंधकोण कैसा होता है? स्ट्रक्चर चतुष्कोणीय होती है, वो भी विकृत चतुष्कोणीय होती है। एक LP होता है तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, विकृत चतुष्कोणीय होती है। तो प्रत्येक बंधकोण शायद 109 डिग्री कुछ करके होता है। ये चीज है ना, आपको देखो ये चीज बहुत बेसिक है। अब देखो अध्रुवीय विलायक मतलब अध्रुवीय जो पदार्थ होते हैं उनकी शक्ल अलग ही होती है ना। फॉर एग्जांपल देखो, ये कर लो आराम से, उसके बाद तुमको ऐसा एग्जांपल दूंगा, तुम अध्रुवीय को कभी जिंदगी में नहीं बोलो ये अध्रुवीय हो, ठीक है? इसको इस प्रकार से भी समझो, क्लास वाला नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से भी समझो कि ये वो हालत है जब तक एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक अपनी माइंड या अपनी किताब है, और जैसे एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती तो अपनी किताब ऐसी हो जाती। समझ में आ रहा है पीछे का मैसेज क्या है? जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक मैसेज देते हैं, कोई किताब कहाँ पढ़ी, कोई किताब कहाँ पढ़ी। जैसे एग्जाम डेट आई, डेट वाइज सेट करते हैं। अच्छा, सबसे लास्ट इसकी परीक्षा, सबसे पहले इसको पढ़ लिया, सेकंड लास्ट, फिर ऐसे करते जो पहले भी उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो उसके बाद में जब एग्जाम स्टार्ट होती है उसका भी प्लान होता है, फुल रिवीजन प्लान होता है। फिर हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि साल भर नहीं पढ़े, चलो ठीक है भाई 1 महीने में हम कुछ कर लेते हैं। और जब सबको पता है कि भाई मैंने पहले ही कहा था ब्रह्म ज्ञान लेट होता है इंसान का, तब तक वक्त निकल चुका होता है, फिर कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। चलो अध्रुवीय क्या होते हैं उनको ऐसे समझो। अध्रुवीय पदार्थ, भाई ये तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों वाली स्थिति तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ होती है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर एक जैसे रहते हैं, उनके ऊपर चाहे परीक्षा हो या ना हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं अध्रुवीय। कैसे का लोग कहता है अध्रुवीय पदार्थ वे होते हैं जिनके अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। अब नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 तो जाहिर सी बात है वो परावैद्युत मतलब वो ध्रुवीय पदार्थों का निर्माण नहीं करेंगे। और इसका कारण क्या होता है? इसका 2 ही कारण हो सकता है, या तो उसके उस अणु के अंदर दोनों परमाणु एक जैसे हो, या फिर दोनों जो यदि 2 द्विध्रुव बन भी रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। यानी कि देखो जैसे कि अपन ने H2O का एग्जांपल दिया तो उसमें 180 डिग्री कोण नहीं बन रहा था, बट अध्रुवीय पदार्थों में या तो 180 डिग्री का कोण बनेगा या फिर क्या होगा, 2 ही परमाणु एक जैसे होंगे। समझ में आ गया? तभी तो नेट 0 होगा। भाई नेट 0 का कोई तो कारण होना चाहिए। मान लो कि तुमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, अब तुमको नेट 0 नंबर लाने हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर बराबर होने चाहिए ना, तभी तो नेट 0 होगा। वरना ये ज्यादा हो गया तो प्लस में नंबर आ जाएगा, है, और ये ज्यादा हो गया तो किसमें नंबर आ जाएगा, माइनस में। तो समझ रहे हो ना क्या होता है अध्रुवीय? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 0, अतः वह किसका काम नहीं कर पाते, द्विध्रुव का कार्य नहीं कर पाते, वही अपने क्या होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। तो अगला हेडिंग डाल दी, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। इसके अंदर लिखना बहुत ही इजी लैंग्वेज, क्या ना, इसके अंदर लिखना ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश, जिनमें धनावेश व ऋणावेश, जिनमें धनावेश
वह ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, का केंद्र संपाती होता है तथा उनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने के कारण वे द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते, वे द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते। देखो बहुत ही बेसिक तरीके से समझो इस चीज को, आपको समझना है तो इसके साथ साथ मेरी बात याद रखना। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ ली कि किस प्रकार अपनी कार्य करते हैं, ध्रुवीय या अध्रुवीय की, तो मेरी बात हमेशा याद रखना, आपको केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर अधिकतर चीजें इसी बेसिस से होती है। यदि आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि भाई BaSO4 का ऑक्सीजन बनता है, वो घुलता नहीं है पानी के अंदर वगैरह पढ़े। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? यही तो चल रहे हैं, कोई चीज अलग नहीं है, सब आपस में इंटरलिंक है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि ऐसा अलग ही टाइप का है, ये तुम्हारी गलतफहमी है ना। केमिस्ट्री के अंदर जो चीजें हैं उनमें फिजिक्स अप्लाई होती है, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री आती है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि दोनों ही क्या है, एक ही सब्जेक्ट है ना। इसे कहते हैं, इसे पता क्या कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलाकर लाइफ साइंस कहलाती है। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में इनका यूज होता है तीनों का, ठीक है ना। तो इधर देखो एक एग्जांपल जिसको आप सब जानते हो, क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय में ना प्लस होता है ना माइनस होता है। पता है कार्बन किस प्रकार का यौगिक होता है? सहसंयोजक यौगिक होता है। तो कहने का मतलब तुमने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, क्या? सहसंयोजक यौगिक हमेशा क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक हमेशा क्या होते हैं? ध्रुवीय यौगिक होते हैं। इसको चीज को याद रखना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई है ही नहीं, ना प्लस ना माइनस है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई आपस में, है ना। एक बार एग्जांपल कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि साझेदारी हो रही है। हाँ, O को N को F को इनको मैं नहीं ले सकता, कारण क्या? कारण ये कि इनके अंदर आयनिक प्रकृति पाई जाती है, जबकि इनमें लगभग आयनिक प्रकृति होती है। समझ में आ गया? चलो आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कौन से यौगिक हमेशा अध्रुवीय होते हैं? सहसंयोजक। कौन से यौगिक हमेशा ध्रुवीय होते हैं? आयनिक यौगिक। भाई ध्रुव का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग सिरे, दो अलग अलग गुणों वाले सिरे। गुण क्या होते हैं भाई? विद्युत में गुण क्या होगा? प्लस और माइनस होगा। भाई आवेशों में गुण किसको कहोगे? प्लस और माइनस को। और कोई आवेशों में गुण होता है? नहीं, प्लस और माइनस को ही कहोगे। तो जाहिर सी बात है, जो धनायन और ऋणायन जिसमें हो वो क्या होंगे? ध्रुवीय। और धनायन ऋणायन का मतलब क्या होता है? आयनिक यौगिक। समझ रहे हो ना। और जिसमें ये दोनों ही नहीं है उन्हें क्या कहेंगे? अध्रुवीय। और दोनों ही किसमें नहीं होते? सहसंयोजक में। क्यों? क्योंकि सहसंयोजकों में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। होती है कि नहीं होती है? भाई देखो, एक होती है हॉलीवुड की फिल्म, एक होती है बॉलीवुड की फिल्म। बॉलीवुड की फिल्म में एक आयनिक यौगिक होती है। क्यों? क्योंकि विलन बहुत ही ज्यादा बड़ा विलन होता है, विलन को हमेशा अलग होता है, तो हीरो को अलग होता है, हमेशा हीरो को जीतने को होता है। जबकि हॉलीवुड के अंदर क्या होता है? विलन और हीरो दोनों बराबर की टक्कर के होंगे, जीत विलन की हो सकती है। जैसे सबने देखी होगी एवेंजर वगैरह, देखी है किसी ने? एवेंजर में लास्ट में कौन जीतता है? कौन जीतता है? विलन जीतता है। क्यों? क्योंकि देखो यही चीज है, इसको इस तरीके से देखो। मतलब आप अपने है ना, यदि ऐसे याद नहीं होते तो अपने आसपास की चीजों से लिंक करो, चीजें फटाफट याद होगी, ठीक है। दिमाग में नहीं लेना। वेब सीरीज में भी ऐसे होता है, वेब सीरीज में यही होता है। कुछ भी हो सकता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको इस चीज को ध्यान रखना है ना। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? तो अलग अलग गुणों को दिखाते हैं यौगिक,
एक यदि एक परमाणु प्लस में तो दूसरा क्या होगा माइनस में, जबकि अर्धध्रुव में क्या होगा कोई प्लस नहीं है कोई माइनस नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, अब ये अपन ने पढ़ा है, तो क्या विद्युत क्षेत्र का अर्धध्रुवीय यौगिकों पे प्रभाव पड़ता है, हाँ कि ना? तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है, पड़ सकता है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र का अर्धध्रुवीय यौगिकों पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं? अपना खुद का थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं अर्धध्रुवीय यौगिकों पे विद्युत क्षेत्र का? नहीं। देखो यदि मेरे को पड़ता है तो कैसे? याद मैंने अभी भी एक चीज कही थी कि यदि कोई है ना उदासीन यौगिक है तो इसको यदि अपन आवेश के संपर्क में लाते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, ध्रुवीय। कहा था मैंने। ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र आ रहा है, एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र आएगा तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र काम करेगा कि भाई एक काम करो, जो जो प्लस वाले हैं वो इस तरफ जाओ, जो जो माइनस वाले वो इस तरफ जाओ, और बाकी बचा वो बीच में, बाकी बचेगा क्या, केंद्र ही तो बचेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप अर्धध्रुवीय यौगिकों के ऊपर से विद्युत क्षेत्र गुजारते हो तब क्या होता है, तब उसके जो धनावेश ऋणावेश जो एक ही केंद्र में है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। धनावेश एक तरफ हो जाता है और ऋणावेश एक तरफ हो जाता है, और इस प्रकार वो जो अर्धध्रुवीय जो यौगिक होता है वो किसमें बदल जाता है, ध्रुवीय यौगिक में। समझ में आ गया है ना? ठीक, ये लोहे में भी ऐसा ही होता है भाई। लोहा एक नॉर्मल कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लोहे के कणों के अध्रुवीय होगा, मगर जैसे ही उसके ऊपर विद्युत डाली गई प्रबल, तब उसने क्या कर दिया, उसमें ध्रुवीकरण हो गया और वो क्या बन गया, चुंबक बन गया। आप घर पे भी चुंबक बना सकते हो, शर्त ये है कि हाई वोल्टेज वाला आपको वो बिजली देनी पड़ेगी, इसीलिए घर पे ट्राई मत करना है, ठीक है ना? ऐसा वास्तव में ये चीज होती, चुंबक ऐसी तो बनती और कोई बाकी चीज है नहीं है। लिखना इसका अंदर, इसके अंदर लिखना, जब अध्रुवीय पदार्थों को जब अध्रुवीय पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में एवं ऋणावेश कहाँ व्यवस्थित होते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत व्यवस्थित होते हैं। विपरीत व्यवस्थित होते हैं। इन्वर्टेड कोमा में लिखना, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय पदार्थों का प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। मेरी बात इधर गौर से सुनना, ये चीज आप समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं है। इधर है, ये है कैरम बोर्ड, ठीक है? यहाँ क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक ही बिंदु को सेलेक्ट किया है, दोनों ही आप
आवेश, जैसे ही इसके अंदर ई दी गई, ई क्या है अपनी विद्युत क्षेत्र, जैसे ही दिया गया विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, उस ओर है, तो उस तरफ क्या होगा प्लस और इस तरफ क्या होगा माइनस, यानी कि यहाँ क्या हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस, समझ में आ गया। वापस से सुनो, देखो दोनों का केंद्र एक ही था, जैसे विद्युत क्षेत्र दिया तो ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, उस ओर है, तो उस ओर कौन सा आवेश विस्थापित हो जाएगा प्लस, और इस ओर कौन सा आ जाएगा माइनस, ऐसा चारों अणुओं में हो गया, समझ में आ गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है, समझ में आ गया। तो देखो चीजों को समझो आप, जो लाइनें होती हैं उनको चित्र के थ्रू समझा रहा हूं मैं, है ना, तो आप चित्रों को गौर से बनाओ, उससे पहले आप लाइनों पे गौर करो कि लाइन क्या कह रही है, समझ आ रहा है ना मेरी बात। भाई जैसा मेरे को मेरे टीचर ने पढ़ाया मैं वैसा तुम्हारे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे टीचर हमेशा यही कहते थे जो चीजें चित्र क्लियर कर सकते हैं वो चीजें शब्द क्लियर नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो कौन सा एक चीज बताओ, जब भी मैं आपको, जब भी अपन किसी चीज की बात करते हैं तो चित्र बनाते हैं दिमाग में, है ना। जैसे कि मैंने देखो तुम्हारे को कहा कि तुमको पता है जयपुर में मैं हवा महल देख के आया, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में शब्द हवा महल नहीं लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में हवा महल का चित्र आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि इंसान की फितरत है कि अपन चित्रों को ज्यादा समझ पाते हैं बजाय शब्दों के, तो इसलिए सबसे से ज्यादा तुम चित्र को रिलेट करने की कोशिश करो, है ना, ताकि तुम्हारे को सब चीजें याद है। अच्छा इतना पता पड़ गया तो एक स्पेशल गुण भी हो सकता है ना। स्पेशल गुण क्या होता है, जिन पदार्थों के अंदर क्या होता है कि ध्रुवण होता है, ध्रुवण की मात्रा विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है, उसे एक स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, यानी कि एक स्पेशल नाम है। तो एक स्टार लगा के लिखना, जिन पदार्थों में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, उन्हें रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। देखो P समानुपाती है E के बराबर है ना, P बराबर काई E। यहाँ काई क्या होता है, काई को ही अपन क्या कहते हैं, एक समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं वैद्युत प्रवृत्ति, क्या कहते हैं वैद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये अपना होता है। अब इसका यदि मैं तुमको कहूँ काई का मैं मात्रक निकालना है, विमा निकालना, तुम निकाल सकते हो भाई। द्विध्रुव आघूर्ण का आपको पता है मात्रक क्या है, पता है ई का मात्रक पता है। ये काम तुम्हारे को घर जाके करना है, क्या करना है, इस काई का मुझे क्या निकालना है, मात्रक और विमा, ये दो चीज तुम निकालोगे, करोगे ठीक है। नीचे लिख देना मात्रक विमा तुमको निकालना, कितना लिख दो, इतना तो कर सकते हो, करोगे ना, शाबाश। देखो ऐसा है, मेरे साथ साथ तुम चलो, मैंने आज ही टॉपिक किया है तो पीछे इसकी थ्योरी पढ़ के एक बार क्वेश्चन करो, समझ में आया। तुम यदि साथ साथ और फिर यदि तुम करोगे कभी क्वेश्चन तो कल अपन इनको डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा, अपना टॉपिक साथ का साथ क्लियर होगा। वरना मैं पूरा चैप्टर करा और लास्ट में बैठ के तुम स्टार्ट करो तो तुम उससे खूब पीछे हो जाओगे, होते हो कि नहीं होते। इसके पीछे थोड़ा ध्यान दो, है
भले ही न्यूमेरिकल हो, भले ही कैसा क्वेश्चन हो, वो एक बार सॉल्व करने में जाता है, कुछ बिगड़ता है अपना है? तुमको पता है फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि सिलेबस खत्म होने तक तुम्हारे सर से काफी बाहर का हो जाएगा। जहां पर तुम सिलेबस खत्म, तुम सोचोगे अब खत्म हो गया, भाई एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लेंगे, उस टाइम तुम्हारे पास पूरे सिलेबस का लोड होगा, न्यूमेरिकल सही न्यूमेरिकल मिलाने करने, और वहीं पे एक बार तुमने ये किया हुआ है तो तुम्हारे दिमाग से ये टेंशन तो हटेगी, भाई ये क्वेश्चन मैंने थोड़े किए हैं, एक बार देखने की। तो देखो, एक देखना और एक रिवीजन जो तुम करते हो, उन दोनों में अंतर होता है। तुम जो रिवीजन करते हो कॉपी खोल के एक लाइन पढ़ते हो, और देखने में क्या होता है, किया हुआ है एक बार ऊपर से देख लो, ठीक है ये फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई कर दिया, सर्विस हो जाएगा, इतना। यही तो देखना होता है। भाई क्या करोगे सबसे पहले, अच्छा ये ऐसा चित्र है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे घटक हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला लग गया, समाकलन जो भी हो रहा है कर दिया, ठीक है, ये होता है देखना। और एक तुम जो रिवीजन करते हो उसमें क्या करते हो, सबसे पहले ये चित्र बनेगा, यहाँ पे ये धनावेश है, उसके ऊपर एक केंद्र है, उसके बाद में एक घटक लेंगे, घटक लेंगे, एक घटक से घटेगा, ये होता है तुम्हारा वो रिवीजन। तो दोनों में अंतर है कि टाइम किसमें बच रहा है, पहले वाले में। वो कब होता है, जब आप साथ साथ में चलते हो, क्योंकि मैंने साथ में पढ़ा है, तुमने घर पे पढ़ा, 2 बार पढ़ लिया, दिमाग में सेट। ये नियम होता है कि यदि आप किसी चीज को 21 से 39 दिन के अंदर अंदर वापस से एक बार नजर से नहीं निकालते हो, तो आपकी वो मेमोरी से डिलीट हो जाता है धीरे धीरे। यदि आपने इसके बीच में पढ़ लिया एक और बात, तो परमानेंट आपकी मेमोरी में सेव रहता है। समझ में आया? यही फर्क होता है। देखो, किताबें सेम है, सबके दिमाग सेम है, पढ़ाने वाले सेम है, तो हर एक के नंबर में अंदर क्यों? क्योंकि हर एक का पढ़ने का तरीका अलग है। तो यह चीज एक फैक्ट बात है, साइंटिफिक कारण है ना, कि 21 से 39 दिन के अंदर अंदर आपका पढ़ा हुआ हमेशा परमानेंट मेमोरी के अंदर रहेगा। पढ़ा हुआ मतलब रिवीजन किया हुआ। जैसे कि आज कोई चीज पढ़ा दी, ठीक है, उसको एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं, फिर उसको 21 से 39 दिन के बीच में वापस से एक बार देख लिया ना, तब याद रखना तुम वो चीज कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आज मेरे को तुम्हारी किताब से टॉपिक देखने पड़ते हैं, टॉपिक क्या क्या है, थ्योरी तो भाई अपन को पता है ना, थ्योरी का कारण पता होने का कारण क्या था, क्योंकि पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब चीजें होती है, कोई स्पेशल कोई नहीं होता, सबका दिमाग एक जैसा है ना, कोई स्पेशल नहीं दुनिया में। सब कहने की बात है कि अरे को भगवान ने ये चीज दी, वो चीज, सब बेकार की बात है, सब एक जैसे, सब बराबर हो, बस पढ़ने का तरीका अलग अलग है, किस वजह से अलग अलग हो। मैं इसलिए पढ़ने का तरीका है, सुशांत इन चीजों को ध्यान में रखो, दिमाग में ये चीज आपकी होनी चाहिए, है ना। और उनको चीजों को रटो मत, समझो, एक आराम से चित्र बना के, या फिर तुमको लगता है कि ये चीज ऐसे करनी है, कुछ और चीज जोड़ना, तो थोड़ा मस्ती मजाक वाला उदाहरण लेके छोड़ दो, कोई बुराई नहीं है, उदाहरण लेके समझो तो शायद जल्दी याद हो जाए, है ना। तो ठीक है ना। अब ये चीजें हो गई, तो आज का अपन को एक टॉपिक और समझा देता हूँ, उसका नाम है धारिता। धारिता जो कि टॉपिक अपना खुद का चैप्टर का नाम भी है। और मेरी बात सुनो, धारिता के अंदर कोई हाई फाई परिभाषा नहीं है। धारिता को सिंपल से सिंपल एक लाइन में बोलूं तो क्या होता है कि कोई पदार्थ कितना विद्युत आवेश धारण कर सकता है, वो इसकी क्या है, धारिता। धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बना है कैपेसिटी से। तुम नहीं बोलते कभी कभी तुम ज्यादा तंग, मेरी भी एक कैपेसिटी है बोलते हो ना, तो इस कैपेसिटी शब्द को यहाँ रिलेट करो भाई। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि शक्ति आपके अंदर की क्षमता कितनी है ना, किसी चीज को सहन करने की, उसे तो कहते हो तो ये मेरी भी कैपेसिटी है। तो तुम इसको ये भी कह सकते हो कि मेरे सहन करने की धारिता इतनी है। धारिता का मतलब होता है धारण करना, है ना, यानी कि कोई पदार्थ अपने अंदर कितना विद्युत आवेश रख सकता है, वही अपनी क्या होगी, धारिता। सबसे सिंपल शब्दों में परिभाषा याद होगी, है ना। अब जाहिर सी बात है, आवेश धारण करने की क्षमता है, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम अपन को और कुछ नहीं देखना, अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या माना आएगा, Q। आवेश अपन को दो चीजों में जाने का है, एक है Q आवेश, और C का मतलब है धारी, क्या है, धारिता। और एक और चीज याद रखना, इसी से रिलेट करते हैं एक चीज बता पाऊं, वह युक्ति जो आवेशों को धारित करती है या फिर धारण करती है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कैपेसिटर। कभी डाइट वाला आता है, भले ही वो 10वीं पास भी नहीं हो, मगर वो हमेशा बोलता है भाई देखो इसके अंदर कैपेसिटर खराब है। सुना होगा लाइट वाले के मुंह से, कैपेसिटर, उसको पता नहीं होगा कि इसके अंदर काम क्या कर रहा है, बट उसको ये पता है कि कैपेसिटर लगता कहाँ है ना। तो यानी कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर वो युक्ति होती है जो क्या होती है, आवेश को धारण करती है।
यहाँ पे क्या होता है, जैसे जनरली आप पंखे की बैटरी में देखो तो ये क्या है, पंखे की बैटरी कैपेसिटर है। कैसे? इसके अंदर आवेश को धारण करेगा, ये आवेश धारित होंगे, यही अपन को क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से पंखा घूमेगा। समझ में आया? कभी बैटरी खराब हो इसका मतलब क्या, इसके संधारित्र की जो आयु पूरी हो चुकी है, इसकी धारिता क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। समझ में आया? तो यानी कि ये सब चीजें देखो दैनिक जीवन में है कि नहीं, और अपन भी डरते हैं, अपन को पता, अपन सोचते क्या नई चीज आ रही है ना, कोई बाहर नहीं है। चलो लिखना है इसके अंदर, इसके अंदर लिखना इसके अंदर लिखना किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। करती है, करने की क्षमता को व्यक्त करती है, जो कि विभव के एक निश्चित अधिकतम मान तक होती है। विभव के एक निश्चित अधिकतम मान तक होती है। दूसरे शब्दों में इन्वर्टेड कोमा में लिखना, चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान है, आवेश की उस मात्रा के समान है जो कि उसके विभव में, इकाई परिवर्तन करती है। इस चीजों से तो आप भली बात ही वाकिफ हो, है कि नहीं? देखो कुछ बताने की जरूरत है इसमें। तो देखो Q बराबर, देखो ऐसा है, ये Q बराबर CV, जहाँ C बराबर होता है Q बटा V, यानी कि देखो धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर है जो उसकी विभव में इकाई परिवर्तन करते हैं। सोचो V का मान 1 हो तो C बराबर Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि यह आवेश के बराबर हो गया, जिससे विभव में क्या हुआ, इकाई परिवर्तन हुआ। समझ आ गए? यदि अपन ग्राफ की बात करें, मेरी बात गौर से देखना, हो जाएगा Q और हो जाएगा V, तो ये अपन ने बना दिया थीटा। तो जाहिर सी बात है इसकी जो ढाल होगी, ढाल किसमें होता है, tan थीटा में, तो जो ढाल होगी यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा। दिख रहा है कैसे? ढाल क्या होती है, y बटा x, y का मान q है, x का मान कितना है v, y बटा x बराबर करते हैं ढाल, और ढाल को हमेशा किसमें होते हैं, tan थीटा में। यानी कि यदि ग्राफ दिया हुआ और तुमसे धारिता पूछे तो क्या जाएगा, c बराबर tan थीटा। समझ में आ गया? चलो ये चीजें उतार लो। मतलब चीजें इजी है ना, ये पार्ट इजी है ना, बाकियों से पता है इजी क्यों लगेगा, क्योंकि यदि आपने पिछले 3 पार्ट ढंग से किए हैं ना, तो ये पार्ट आपको 1% टफ नहीं लगने वाला, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मगर सुनो मेरी बात, तुम यदि एक एक चीज को गौर से देखो तो ये सब चीजें पड़ी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले मैं यदि सी का जो मैं मात्रा बोल दूं,
धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति वोल्ट में कह सकता हूं कि नहीं है? मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति वोल्ट, जिसे इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? एक फैरेड। क्या कहा जाता है? एक फैरेड। क्या कहा जाता है? एक फैरेड। और तुमको एक और चीज बता दूं, फैरेड बहुत बड़ी राशि होती है, जनरली इसको माइक्रो फैरेड या मिली फैरेड या फिर नैनो फैरेड के अंदर मापा जाता है। ये ऐसा ही मात्रक हो गया। इसकी विमा क्या होगी? चलो भाई फटाफट विमा निकालो इसकी। वोल्ट V, V बराबर क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। I बराबर क्या होता है? A/T, है ना? और R यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का अपन मान निकालते हैं। चलो छोड़ो, V का मान अपन ने विभव वाले पार्ट में निकाला था। V की विभव पर देखना क्या निकला। V वाला पार्ट, तीसरा वाला पार्ट, ये विभव वाला कौन सा है? अब जरा इसका मान रखना, V का और C का। C मतलब गुलाम का। गुलाम आवेश को क्या कहते हैं? AT कहते हैं या TA, जो भी कह दो, कहते हैं एम्पियर सेकंड। यही होता है। चलो भाई दोनों के मान रख दो, हल कर दो ना, सही तो करो भाई करो। अच्छा, दूसरे पार्ट का टेस्ट फिर किसको देना है? किसका मन है देने का? ठीक है, चलो हो गया। तो यहाँ पर आज अपना इतनी चीज अपन ने कर ली है, ठीक है ना? क्या क्या आज अपन ने पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा पदार्थों के गुण, चालक, कुचालक और कौन से? अर्धचालक। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े क्या? ध्रुवण, अपन ने पढ़े क्या? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। उसके बाद उनका ध्रुवण करना सीखा हमने। साथ ही साथ हमने यह जाना कि विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर दोनों के गुण क्या क्या होते हैं और उनके उदाहरण क्या क्या है। फिर हमने पढ़ी धारिता की परिभाषा, कि धारिता किसे कहते हैं, धारिता के सूत्र कौन कौन से होते हैं, धारिता को ग्राफ से कैसे निरूपित करते हैं।
और साथ ही साथ में हमने इसके मात्रक और विमा के ऊपर भी चर्चा की। अब यह सभी हमने यदि हमने यह सभी चर्चा की है तो हमको अब क्लियर हो जाना चाहिए, इसका तो साफ हो गया कि आज इंट्रोडक्शन तो मिल गया, जो चीज में पढ़ने वाले हैं उसका विद्युत धारिता हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है। तो अब आगे क्या होगा, आगे इसी के ऊपर एक्स्ट्रा चर्चा होगी, अब डेरिवेशनों का दौर अब शुरू होगा, है ना। तो इसलिए आज हमको क्या करना है, घर जाकर इन्हें एक बार देखना है, ताकि कल हम क्लास में आए तो हमको फ्रेश महसूस हो और हमको सब पता हो कि भाई हमने ये पढ़ा हुआ है। तो कल गोलों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज एक बात बताओ, पीछे वाले न्यूमेरिकल किसी ने मिलाए थे, पीछे वाले तीसरे पार्ट के आंकिक प्रश्न नहीं मिला है, मिलाओगे उसको भी एक बार, क्योंकि सीधी सी बात है अकेली डेरिवेशन से कुछ नहीं होने वाला जब तक आंकिक प्रश्न नहीं मिलेगा। तो मैंने तुमको ये कहा था कि यदि सारे, मैं चलो उदाहरण करवा देता हूँ, बट यदि बाकी तुम पीछे वाले तो तुमको करने पड़ेंगे ना, सारे मैं कराऊंगा तो तुम्हारे को क्या समझ में आएगा, तुमको क्या पता पड़ेगा कि हमसे कौन से प्रश्न हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे, है ना। तो उस हिसाब से एक स्वतः संज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञान अभी से ही ले लो, वरना लेट हो गई तो कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना लोग, भले कहते हैं कि भाई हाँ भगवान हमको बचाएगा, भगवान भी उसी को बचाता है जो मेहनत करता है ना, इसलिए मेहनत करो, ठीक है। तो आज अपनी क्लास यही होती है,